हेलो बच्चों, आज हम संचयन पाठ्य पुस्तक में संकलित श्री राम शर्मा रचित स्मृति गद्य का अध्ययन करेंगे। स्मृति यानी याद, बचपन की याद। जो श्री राम शर्मा जो लेखक है उनकी ही एक याद यहाँ वर्णित है। लेखक जब छोटे थे तब उनके स्कूल और गांव के बीच लंबा रास्ता था और उस रास्ते के बीच में एक कुआं था। कुएं में सांप गिरा हुआ था। तब उसे कैसे कैसे अनुभव हुए उसका वर्णन, उसकी याद, उसकी स्मृति इस गद्य में वर्णित है। चलो आगे करते हैं लेसन। सन 1908 ईस्वी सन की बात है। दिसंबर का आखिरी या जनवरी का प्रारंभ होगा। चिल्ला झाड़ा पड़ रहा था। चिल्ला यानी बहुत ही ठंडी थी। 2-4 दिन पूर्व कुछ बूंदाबांदी हो गई थी, इसलिए शीत की भयंकरता और भी बढ़ गई थी। अब बारिश हो ठंडी में तो और ठंडी बढ़ जाती है। सायंकाल के 3:30 या 4 बजे होंगे शाम को। कई साथियों के साथ मैं जरबेरी के बेर तोड़ तोड़ के खा रहा था कि गांव के पास से एक आदमी ने जोर से पुकारा, तुम्हारे भाई बुला रहे हैं, शीघ्र ही घर लौट जाओ। मैं घर को चलने लगा। साथ में छोटा भाई भी था। भाई साहब की मार का डर था, इसलिए सहमा हुआ चला जा रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा कसूर बन पड़ा। डरते डरते घर में घुसा। आशंका थी यानी डर था कि बेर खाने के अपराध में ही तो पेशी न हो, यानी कि इसलिए तो मुझे नहीं बुलाया ना, मैंने बेर खाए। पर आंगन में भाई साहब को पत्र लिखते पाया। अब पीटने का भय दूर हुआ। हमें देखकर भाई साहब ने कहा, इन पत्रों को ले जाकर मक्खनपुर डाक खाने में डालाओ। जल्दी जाना, जिससे शाम की डाक में चिट्ठियाँ निकल जाए, और वे बड़ी ज़रूरी है। जाड़े के दिन ही थे, यानी ठंड थी। 30 पर हवा के प्रकोप से कंपी लग रही थी। हवा मज्जा तक ठिठुरा रही थी। मज्जा यानी हड्डियों के बीच में जो मांस होता है वो। इसलिए हमने कानों को धोती से बांधा। माँ ने बुझाने के लिए थोड़े चने एक धोती में बांध दिए खाने के लिए। हम दोनों भाई अपना अपना डंडा लेकर घर से निकल पड़े। उस समय उस बबूल के डंडे से जितना मोह था उतना इस उम्र में राइफल से नहीं है। राइफल यानी कि बंदूक। मेरा डंडा अनेक सांपों के लिए नारायण वाहन हो चुका था, यानी कि मैंने बहुत से सांप इस डंडे से मारे थे। मक्खनपुर के स्कूल और गांव के बीच पड़ने वाले आम के पेड़ों से प्रतिवर्ष उससे आम जुरे जाते थे, यानी पेड़ों से आम तोड़े जाते थे। इस कारण वह मुक डंडा सजीव सा प्रतीत होता था। डंडे लेकर जाते और डंडे से आम तोड़ते। प्रसन्न वदन यानी खुश चेहरे। हम दोनों मक्खनपुर की ओर तेजी से बढ़ने लगे। दोनों भाई चिट्ठी लेकर जा रहे। चिट्ठियों को मैंने टोपी में रख दिया, क्योंकि कुर्ते में जेबें नहीं थी। हम दोनों उछलते कूदते एक ही सांस में गांव से 4 फलांग दूर उस कुएं के पास आ गए, जिसमें एक अति भयंकर काला सांप पड़ा हुआ था। कुआं कच्चा था और 24 हाथ गहरा था। उसमें पानी न था। उसमें न जाने सांप कैसे गिर गया था। कारण कुछ भी हो, हमारा उसके कुएं में होने का ज्ञान केवल 2 महीने का था। बच्चे नटखट होते हैं। मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली हमारी टोली पूरी वानर सेना थी। एक दिन हम लोग स्कूल से लौट रहे थे कि हमको कुएं में उफड़ने की सूझी। सबसे पहले उफड़ने वाला मैं ही था। कुएं में जाकर एक ढेला फेंका कि उसकी आवाज़ कैसी होती है। उसके सुनने के बाद अपनी बोली की प्रतिध्वनि सुनने की इच्छा थी। पर कुएं में जो ही ढेला गिरा यानी पत्थर गिरा, त्यों ही एक फुसकार सुनाई पड़ी। कुएं के किनारे खड़े हुए हम सब बालक पहले तो उस फुसकार से ऐसे चकित हो गए
जैसे किलोले करता हुआ मृग समूह अति समीप से कुत्ते की भौंक से चकित हो जाता है, यानी अचानक डर जाता है। उसके उपरांत सभी ने उछल उछल कर एक एक ढेला फेंका, सभी बच्चों ने, और कुएं से आने वाली क्रोधपूर्ण फुसकार पर कह कह लगाए, यानी हंसने लगे। अब बच्चों को मजाक सूझाए, वो पत्थर फेंक रहे और सांप को चिढ़ा रहे। वहां से सांप फुसकार रहा है। गांव से मक्खनपुर जाते और मक्खनपुर से लौटते समय प्रायः प्रतिदिन ही कुएं में ढेले डाले जाते। मैं तो आगे भागकर आ जाता था और टोपी को एक हाथ से पकड़कर दूसरे हाथ से ढेला फेंकता था। यह रोजाना की आदत बन गई थी। सांप से फुसकार करवा लेना मैं उस समय बड़ा काम समझता था। इसलिए जैसे ही हम दोनों उस कुएं की ओर से निकले, कुएं में ढेला फेंककर फुसकार सुनने की प्रवृत्ति जागृत हो गई। अब खत डालने जा रहे, फिर भी उसे सांप की फुसकार सुननी है। मैं कुएं की ओर बढ़ा। छोटा भाई मेरे पीछे पीछे ऐसे हो लिया जैसे बड़े मृग शावक के पीछे छोटा मृग शावक हो लेता है, यानी कि हिरण के बच्चे के पीछे दूसरे हिरण के बच्चे छोटे छोटे जाते, वैसे मेरा छोटा भाई भी मेरे पीछे पीछे आया। कुएं के किनारे से एक ढेला उठाया और उछलकर एक हाथ से टोपी उतारते हुए सांप पर ढेला गिरा दिया, पर मुझ पर तो बिजली सी गिर पड़ी। सांप ने फुसकार मारी या नहीं, ढेला उसे लगा या नहीं, यह बात अब तक मुझे स्मरण नहीं है। टोपी के हाथ में लेते ही तीनों चिट्ठियां चक्कर काटती हुई कुएं में गिर रही थी। अकस्मात जैसे घास चरते हुए हिरण की आत्मा गोली से हत होने पर निकल जाती है ना, और वह तड़पता रह जाता है, उसी भांति वे चिट्ठियां क्या टोपी से निकल गई, मेरी तो जान ही निकल गई। उनके गिरते ही मैंने उनको पकड़ने के लिए एक झटका भी मारा, ठीक वैसे जैसे घायल शेर शिकारी को पेड़ पर चढ़ते देख उस पर हमला करता है, पर वे तो पहुंच से बाहर हो चुकी थी। उनको पकड़ने की घबराहट में मैं स्वयं झटके के कारण कुएं में गिर गया होता। कुएं की पाट पर बैठे हम रो रहे थे और छोटा भाई तो ढांढे मारकर, और मैं चुपचाप आंखें डबडबा रहा था। पतीली में उफान आने से ढकना ऊपर उठ जाता है और पानी बाहर टपक जाता है। निराशा, पीटने के भय और उद्वेग से रोने का उफान आता था। पलकों से ढकने भीतरी भावों को रोकने का प्रयत्न करते थे, पर कपोलों पर आंसू लुढ़क ही जाते थे। माँ की गोद की याद आ गई मुझे। जी चाहता था कि माँ आकर छाती से लगा ले और लाड प्यार करके कह दे, कोई बात नहीं, चिट्ठियाँ फिर लिख ली जाएगी। तबीयत करती थी कि कुएं में बहुत सी मिट्टी डाल दी जाए और घर जाकर कह दिया जाए कि चिट्ठी डाल आए, पर उस समय मुझे झूठ बोलना नहीं आता था। घर लौटकर सच बोलने पर रुई की तरह धुलाई होती। मार के ख्याल से शरीर ही नहीं मन भी कांप जाता है। सच बोलकर पीटने के भावी भय और झूठ बोलकर चिट्ठियों के न पहुंचने की जिम्मेदारी के बोझ से दबा मैं बैठा सिसक रहा था। इसी सोच विचार में 15-20 मिनट निकल गई। देर हो रही थी और उधर दिन का बुढ़ापा बढ़ता ही जा रहा था। कहीं भाग जाने को तबीयत करती थी, पर पीटने का भय और जिम्मेदारी की दुधारी तलवार कलेजे पर फिर रही थी। दुधारी तलवार यानी दोनों तरफ धार। झूठ बोले तो भी गया और चिट्ठी न पहुंचाए, वो जिम्मेदारी न निभाए तो भी गया। दृढ़ संकल्प से दुविधा की बेड़ियां कट जाती है। मेरी दुविधा भी दूर हो गई। कुएं में घुसकर चिट्ठियों को निकालने का मैंने निश्चय किया। कितना भयंकर निर्णय था, पर जो मरने को तैयार हो उसे क्या।
मूर्खता अथवा बुद्धिमत्ता से किसी काम को करने के लिए कोई मौत का मार्ग ही स्वीकार कर ले और वह भी जानबूझकर, तो फिर वह अकेला संसार से भिड़ने को तैयार हो जाता है। और फल, उस फल की क्या चिंता? फल तो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर है। उस समय चिट्ठियाँ निकालने के लिए मैं विषधर से भिड़ने को तैयार हो गया। विषधर यानी विष को धारण करने वाला सांप। पासा फेर दिया था। मौत का आलिंगन हो अथवा सांप से बचकर दूसरा जन्म, इसकी कोई चिंता नहीं थी। यानी कि सांप मुझे काटे तो मैं मर भी सकता था, और अगर बच भी गया तो ये मेरा दूसरा जन्म कहलाएगा। लेकिन लेखक को कोई चिंता नहीं थी, पर विश्वास यह था कि डंडे से सांप को पहले मार दूंगा, तब फिर चिट्ठियाँ उठा लूँगा। बस इसी दृढ़ विश्वास के बूते पर मैंने कुएं में घुसने की ठानी। छोटा भाई रोता था और उसके रोने का तात्पर्य था कि मेरी मौत मुझे नीचे बुला रही है। यद्यपि वह शब्दों से न कहता था, वास्तव में मौत सजीव और नग्न रूप से कुएं में बैठी थी। पर उस नग्न मौत से मुठभेड़ के लिए मुझे भी नग्न होना पड़ा, यानी नंगा। छोटा भाई भी नंगा हुआ। एक धोती मेरी, एक छोटे भाई की, यानी दो धोतियाँ। एक चन्ने वाली, यानी चना बांध कर आए थे वो। दो कानों से बंधी हुई धोतियाँ, यानी ठंड के कारण कान में धोती बंधी थी दोनों भाई ने, वो। टोटल मिला के 5 धोतियाँ और कुछ रस्सी मिलाकर कुएं की गहराई के लिए काफ़ी हुई। हम दोनों ने धोतियाँ एक दूसरे से बांधी और खूब खींच खींच कर आजमा लिया कि गांठें कड़ी है या नहीं। अपनी ओर से कोई धोखे का काम न रखा। धोती के एक सिरे पर डंडा बांधा और उसे कुएं में डाल दिया। दूसरे सिरे को डेंग, यानी कि वह लकड़ी जिस पर चरस पूट टिकता है, डेंग के चारों ओर एक चक्कर देकर और एक गांठ बांधकर छोटे भाई को दे दिया। छोटा भाई केवल 8 वर्ष का था, इसलिए धोती को डेंग से कड़ी करके बांध दिया और तब उसे खूब मजबूती से पकड़ने के लिए कहा। मैं कुएं में धोती के सहारे घुसने लगा। छोटा भाई रोने लगा। मैंने उसे आश्वासन दिलाया कि मैं कुएं के नीचे पहुंचते ही पहले सांप को मार दूंगा। ऐसा मेरा विश्वास था। कारण यह था कि इससे पहले मैंने अनेक सांप मारे थे, इसलिए कुएं में घुसते समय मुझे सांप का तनिक भी भय न था। उसको मारना मैं बाएं हाथ का खेल समझता था। कुएं के धरातल से जब 4-5 गज रहा हो, तब ध्यान से नीचे को देखा। अक्ल चकरा गई। समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। सांप फन फैलाए धरातल से 1 हाथ ऊपर उठा हुआ लहरा रहा था। पूंछ और पूंछ के समीप का थोड़ा सा भाग पृथ्वी पर था और आधा अग्रभाग ऊपर उठा हुआ मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। नीचे डंडा बंधा था मेरे उतरने की गति से, जो इधर उधर हिलता था। उसी के कारण शायद मुझे उतरते देख सांप घातक चोट के आसन पर बैठा था, यानी कब आए और कब डसूं। सपेरा जैसे बीन बजाकर काले सांप को खिलाता है ना खेल, और सांप क्रोधित हो फन फैलाकर खड़ा होता और फुकार मारकर चोट करता है, ठीक उसी प्रकार सांप तैयार था। उसका प्रतिद्वंदी यानी हरीफाई। मैं उससे कुछ हाथ ऊपर धोती पकड़े लटक रहा था। धोती डेंग से बंधी होने के कारण कुएं के बीचों बीच लटक रहे थे और मुझे कुएं के धरातल की परिधि के बीचों बीच ही उतरना था। से 1.5-2 फुट गज नहीं की दूरी पर पैर रखना, और इतनी दूर पर सांप पैर रखते ही चोट करता। स्मरण रहे, कच्चे कुएं का व्यास बहुत कम होता है। नीचे तो वो 1.5 गज से अधिक होता ही नहीं है।
ऐसी दशा में कुएं में मैं सांप से अधिक 4 फुट की दूरी पर रह सकता था, वह भी उस दशा में जब सांप मुझसे दूर रहने का प्रयत्न करता तो। पर उतना तो था कुएं के बीच में, क्योंकि मेरा साधन बीचों बीच लटक रहा था। ऊपर से लटक कर तो सांप नहीं मारा जा सकता था, उतना तो था ही। थकावट से ऊपर चढ़ भी नहीं सकता था। अब तक अपने प्रतिद्वंदी को पीठ दिखाने का निश्चय नहीं किया था, यानी हार मार के भागने का निश्चय अभी तक मैंने नहीं किया था। यदि ऐसा करता भी तो कुएं के धरातल पर उतरे बिना क्या मैं ऊपर चढ़ सकता था? धीरे धीरे उतरने लगा। एक एक इंच ज्यों ज्यों मैं नीचे उतरता जाता था, त्यों त्यों मेरी एकाग्रचित्तता बढ़ती जा रही थी। यानी कि देखे तो सांप अभी मार लेगा तो मैं कैसे करूँगा, ऐसे एक ध्यान से वो देख रहा था। मुझे एक सूझ सूझी, यानी उपाय। दोनों हाथों से धोती पकड़े हुए मैंने अपने पैर कुएं की बगल में लगा लिया। बगल में लगाना यानी कि कुएं की जो दीवार होती है उस पर पैर रखना, एक सामने वाली दीवार पर पैर रखना और एक उसके ऑपोजिट पैर रखना, यानी दोनों पैर ऐसे टिकाए तो रेत गिरना स्वाभाविक है। अब कुएं में रेत गिर रही है तो क्या होगा, सांप लेखक को काटेगा कि लेखक चिट्ठी उठा पाएगा, वो हम अगले विभाग में करेंगे। क्योंकि थोड़ा लेसन ये लंबा है, इसलिए हमने ये लेसन 2 में बांटा है। धन्यवाद।